homework question. कैश है बच्चे 1,52,000. स्टॉक 28,000. डेटर्स 50,000. Then prepaid salary 3,000. Creditors 30,000. And outstanding rent 2,000. And capital 2,01,000. Yes, Vashi? Now let me check your answers. Yes, right. पूरा कैपिटल का अभी मैंने चेक करा है तो वो ठीक आ गया है. ठीक है Vashi. सम कैलकुलेशन एरर रही होगी. सो भव्या का मैं चेक Yes, कर रही हूँ. हाँ जी, भव्या का सही है. राइट. देन अक्षत. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया विषय अक्षत, आप इसको रीडू करेंगे, ठीक है? यस अक्षत. ओके, देन प्रेरिका. प्रेरिका थोड़ा सा कैपिटल, आपने ही बोला था ना अभी कि कैपिटल में कुछ प्रॉब्लम थी. हाँ जी. अक्षत बच्चे बताइए, आप है ना हमारे साथ? यस मैम. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देन धृति. गुड बच्चे, धृति ठीक किया आपने. देन सान्या. ठीक है, राइट. मैंने चेक कर दिया आपका आंसर. अब आगे चलते हैं बच्चे. नाउ आपको याद होगा, आप कुछ पेजेस बैक जाएंगे अपने रजिस्टर में, तो हमने एक चीज लिखी थी, दिस. याद है आपको बच्चे? ये हमने लिखा था. एक बार इस पे नजर डालो. कैपिटल में हम Yes, प्लस ma'am. करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं लॉस, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल. ठीक है, ये सब आज की क्लास में इसका कुछ काम है, एक बार इसको ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट बच्चे. सो जैसे जो अकाउंट्स होते हैं ना, जो पूरी एक कंपनी के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो आप आगे चल के बनाएंगे भी, वो 1 साल के बनते हैं. 1 साल के, जैसे आपके स्कूल में भी 1 ईयर का एक पूरा सेशन होता है, तो 1 ईयर के अकाउंट्स बनाए जाते हैं कंपनीज के या किसी भी बिजनेस के.
तो जो 1 ईयर होता है वैसे वो जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, जैसे आपका स्कूल भी ऐसे ही फॉलो करता है। कुछ कंपनीज 1 जैन से 31 दिसंबर वाला साल भी फॉलो करती हैं, बट वैसे ज़्यादातर ये वाला फॉलो करती हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगले साल के अकाउंट्स, मतलब अगले साल का जो 31 मार्च है, एक साल हो गया, मतलब 12 मंथ्स हो गए, इसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो बच्चे जिस पीरियड के अकाउंट्स बनाए जाते हैं उससे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। जितने साल के, विच इज़ 1 ईयर ओनली, जितने टाइम के अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला हो सकता है, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला हो सकता है। 2 ही ऑप्शंस है। अगर कोई कंपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे अगर आपने सुना होगा, जब भी गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए लेके आती है। अगर आपके पेरेंट्स कोई बैंक वगैरह में है तो आपने शायद सुना होगा उनके मुँह से कि 31 मार्च क्लोजिंग डेट होती है हमारी, हमें सारे अकाउंट सेटल करने होते हैं 31 मार्च तक। तो वो बहुत बिज़ी रहते हैं मार्च के एंड में, क्योंकि उनको अपने सारे अकाउंट सेटल करने हैं, सब बैलेंस शीट्स वगैरह बनानी है। जिस भी प्रोफेशन में वो है, बैंक्स में जनरली बहुत बिज़ी रहते हैं लोग मार्च के एंड में, क्योंकि उनको फाइनेंशियल ईयर उनका बंद हो रहा होता है तो उनको सारे अकाउंट्स फाइनलाइज करने होते हैं। तो वैसे फिर से अकाउंटिंग ईयर 2 तरह के होते हैं, या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगर कोई कंपनी ये वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है तो हम इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और अगर कोई कंपनी ये वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है तो इसे हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि कैलेंडर में ये वाला ईयर होता है जैन से दिसंबर तक। सो भव्य, ज़्यादातर कंपनीज कौन सा यूज़ करती हैं? मैं 1 अप्रैल 31 मार्च। Yes, so most of the companies they use financial year as their accounting year, यानी वो इस पीरियड के अकाउंट्स बनाती है। आपके लिए बात जानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी के लेवल पे, बट मैं आपको बता रही हूँ, आगे चल के आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर जहाँ भी लिखा होगा मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर लिखा होगा तो 1 जैन से 31 दिसंबर। अब ये साल का शुरू है तो इस दिन मैं एक बार फिर से ये बनाती हूँ डायग्राम सॉर्ट ऑफ। ये साल का शुरू है, ये साल का एंड है। तो इस दिन जो कंपनी के पास या बिजनेस के पास एसेट्स हैं उनका नाम होता है ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स। और विषय आप गेस करोगे एंड में जो एसेट्स हैं उनका क्या नाम होगा? एंडिंग एसेट्स। यस, क्लोजिंग एसेट्स बोलते हैं उसको, क्लोजिंग एसेट्स। ओके, साल के शुरू में जो लायबिलिटीज है उनको हम बोलेंगे ओपनिंग लायबिलिटीज, और साल के शुरू में जो कैपिटल है उससे बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और साल के एंड में जो लायबिलिटीज है उन्हें बोलेंगे क्लोजिंग लायबिलिटीज, और साल के एंड में जो कैपिटल है उसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। राइट। और ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो कि आपका वही फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है,
कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, बट ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती हैं कंपनीज। राइट। यहाँ तक लिख लिया विषय? Yes. ओके। राइट विषय। अब जो हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिस पे हमने पूरे चैप्टर कर लिया है ऑलमोस्ट। अब ये कौन से होते हैं? ये ओपनिंग है या ये क्लोजिंग है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर मैं इन तीनों के आगे ओपनिंग वर्ड लिख दूं तो ये सही है, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि शुरू के एसेट्स बराबर है शुरू की लाइबिलिटीज प्लस शुरू की कैपिटल के, यानी कि ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग लाइबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करिए। और अगर मैं तीनों के आगे क्लोजिंग लिख दूं तो भी वो बिल्कुल ठीक है। उसका मतलब होगा कि एंड के एसेट्स बराबर हैं एंड की लाइबिलिटीज प्लस एंड की कैपिटल के। अगर मैं तीनों के आगे क्लोजिंग वर्ड लिख दूं वो भी ठीक है, बट मुझे मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करना मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं ये ओपनिंग एसेट्स ले लिए, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी ले ली, ये ओपनिंग कैपिटल ले, ऐसे मिक्स नहीं करना है। या तो तीनों ओपनिंग हो या तो तीनों क्लोजिंग हो। आर यू गेटिंग दिस विषय? या तो तीनों ओपनिंग हो या तो तीनों क्लोजिंग हो, यू कैन नॉट मिक्स। यस बच्चे लिख रहे हैं ना? ठीक है। अब जो मैंने आपको एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ लिखवाया था, मैं एक बार लिख देती हूँ कि कैपिटल में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं लॉस, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, प्लस करते हैं रेवेन्यू, माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इसको प्लस माइनस करके आता क्या है उसकी बात करते हैं। तो ऐसे देखो, हम कहना चाह रहे हैं कि साल के शुरू में कुछ कैपिटल थी, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गई और वो बन गई साल के एंड की कैपिटल। यानी कि जब हम ये कैपिटल में प्लस माइनस कर रहे हैं, ये कैपिटल ओपनिंग है और ये कौन सी बन जाएगी बच्चे? क्लोजिंग। यस, ये क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया अब हमारा। जो हमने कहा कि कैपिटल इतनी थी स्टार्टिंग में, फिर प्लस माइनस उसमें कई चीज़ें हुई और वो क्लोजिंग कैपिटल बन गई है, साल के एंड की कैपिटल बन गई है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं आगे क्वेश्चंस में, जैसे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। यस, क्लोजिंग कैपिटल।
ये हमारा एक तरह का फॉर्मूला बन गया, बट ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं। दिस इज 1, 2 एंड 3। राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हम इन फॉर्मूले से भी करके देखेंगे कि उसमें हमें वो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं बनाना होता, फॉर्मूले से आंसर निकालना होता है। तो अब वो देखते हैं। इतना नोट कर लो। ओके, मैं ग्रुप पे क्वेश्चन भेज रही हूँ और स्क्रीन पे भी शो करूँगी। लिख लिया विषय? Have you Yes, written? ma'am. Yes, Dhriti, Prerika. Yes, ma'am. Okay. राइट बच्चे, बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है देखने में। तो ये 11th क्वेश्चन बच्चे। A commenced his cloth business on 1st April 2011 with a capital of 3 lakh rupees। बच्चे प्रेरिका बताइए, इस कैपिटल का क्या नाम रखें हम? ओपनिंग कैपिटल, मैम। यस बच्चे, सभी अपने रजिस्टर में लिखो दैट ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹3 lakhs। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹3 lakhs। राइट। उसके बाद ऑन 31st March 2012, मतलब पूरा साल बीत गया, his assets were worth 5 lakhs and liabilities 1 lakh। धृति विषय बताइए, ये 5 लाख के एसेट्स का क्या नाम रखे? क्लोजिंग एसेट। और ये 1 लाख की लाइबिलिटीज का क्या नाम रखे? क्लोजिंग लायबिलिटी। यस बच्चे, सभी अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, क्लोजिंग एसेट्स आर गिवन टू अस एज ₹5 lakhs और क्लोजिंग लाइबिलिटीज हैं 1 lakh। राइट। अब वो पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट्स। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट्स। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। राइट बच्चे, देखिए जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इट वॉज अ वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। करना कैसे है? हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो बच्चे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, सभी देखेंगे अपने रजिस्टर में, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अक्षत बताइए, क्या हमें क्लोजिंग एसेट्स पता है? नो मैम। एक बार फिर से देख लो। यस मैम, यस मैम, यस। अच्छा, क्या हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज पता है बच्चे?
यस मैम। यस। तो देखो बच्चे, सभी बच्चे, अगर हमें ये दो चीज़ें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना? यस मैम। चलो सभी बच्चे, सॉरी क्या कह रहे हो बच्चे? And it's coming out to be 4 lakh. Are you saying 1 lakh or 4 lakhs? राइट बच्चे, हमें सॉल्व करना आ गया कि हमें कैसे करना है. वील फर्स्ट राइट द क्वेश्चन एज इन फॉर्मूला. एसेट्स है 5 lakhs, लाइबिलिटीज 1 lakh और क्लोजिंग कैपिटल पता नहीं है. इसको इधर ले जाओ, 4 lakhs आ गया. यस बच्चे, यहाँ तक हो गया सबका? कोई प्रॉब्लम है? एंड इफ यू कैन नॉट स्पीक देन आप मुझे टाइप करके बताइए. यस भव्या, हो गया विषय इतना? यस मैम। सान्या, Yes, ma'am. प्रेरिका, Yes, ma'am. धृति, Yes, ma'am. अक्षत, अक्षत. यस मैम। चलो ओके बच्चे, अब हमें निकालना है प्रॉफिट. ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट. अब बड़ा सिंपल है, देखो बच्चे, ये एक फॉर्मूला है. इसमें क्या हमें ओपनिंग कैपिटल पता है क्वेश्चन में? कोई भी बताओ. यस मैम। ठीक है, और प्रॉफिट तो बच्चे उन्होंने निकालने को कहा है, तो मतलब प्रॉफिट को भी हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे. ओके, क्लोजिंग कैपिटल पता है? Yes, ma'am. अभी हमने Yes, निकाल ma'am. लिया है ना. बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो क्योंकि क्वेश्चन में उनका कोई बात ही नहीं है. बाकी जो भी चीज़ें दिख रही है फॉर्मूला में उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो क्योंकि उसका कोई जिक्र ही नहीं है. तो हमारा फॉर्मूला शॉर्टन हो गया. क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. इक्वल्स। बस इतना हो गया फॉर्मूला, क्योंकि बाकी चीज़ें कुछ भी दी नहीं हुई तो हम सबको इग्नोर कर रहे हैं. तो हमारा फॉर्मूला बहुत छोटा हो गया. दैट इज ओनली ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल है 3 lakhs, अक्षत बचे क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकली थी? यस 4 लाख। यस. अब प्रॉफिट कितना आ गया? 1 lakh. 1 लाख। ठीक है. अगर बच्चे ये अगर ये नेगेटिव में आ जाए ना सपोज, तो ये लॉस बन जाएगा. अगर नेगेटिव में आ जाए तो लॉस है, अदरवाइज प्रॉफिट है. अभी तो प्रॉफिट ही है. ओके बच्चे, तो जो बच्चे कह रहे थे कि हमें सीए करनी है, आपको पता है जैसे सीए फाउंडेशन जो आपका पहला पेपर होता है उसमें 11th और 12th का अकाउंट्स होता है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है. तो ये टॉपिक उसमें भी है, यू नो. सो 11th का अकाउंट्स भी आता है उसमें. ओके, ये हो गया मुझे. आगे चलते हैं. ये भी बता दूं मुझे, कुछ स्कूल्स में ये टॉपिक कट करवा देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, बस वो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस ही रखते हैं.
तो 11th क्लास में ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं, तो आपके स्कूल टीचर के हाथ में है कि वो क्या देना चाहते हैं पेपर में। तो काफ़ी चीज़ें स्कूल्स में कट भी करवा दी जाती हैं, कुछ स्कूल्स में, सब में नहीं। तो जब आप ये स्कूल में करेंगे टॉपिक, तो ध्यान रखना कि आपको ये करवाया या नहीं। फिर अगर नहीं करवाया है तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देयर आर मैनी टॉपिक्स जो आपके स्कूल में कट करवा सकते हैं। अब कुछ स्कूल्स हैं जो कुछ कट नहीं करवाते, जैसे भवन विद्यालय एंड कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ कट नहीं करवाते। बट देयर आर सम स्कूल्स जिसमें वो कहते हैं ये टॉपिक रहने दो, ये रहने दो। 11th में, 12th में तो ऐसा नहीं चल सकता, राइट। तो आप जब ये स्कूल में टॉपिक करेंगे तो आपको देखना है कि आपको करवाया गया है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं विषय। चलो अब थोड़ी कुछ और बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, उसमें अगर लिखा है पेड कार्टेज, तो बच्चे कार्टेज कुछ नहीं है, एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। जैसे आप कोई सामान लेके आए हो तो उसको लाने के लिए आपने कुछ खर्चा दिया, जैसे मे बी आपका सामान ट्रक में आया है या फिर हो सकता है इवन ट्रेन से आया हो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। इसका दो नाम और होते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं इसको, और कैरेज भी बोलते हैं। तीनों का एक ही मतलब है, कार्टेज, फ्रेट, कैरेज, तीनों ही ये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर नॉर्मल कैश जा रहा है, और दूसरा क्या इफेक्ट होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। यस, क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही बता दिया कि कहीं आप देखो तो आपको ये ना लगे कि ये क्या चीज़ आ गई है। इट इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंस। ओके, आगे चलते हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, received security deposit from a tenant। टेनेंट कौन होता है? टेनेंट कौन होता है? नाम किराएदार होता है। करेक्ट। ओके विषय, तो ऐसा होता है कि जो आपका टेनेंट होता है, यानी जो किराएदार होता है, जिसको आपने जगह दी है रेंट पे, उससे आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेते हो पहले ही। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है ये आपने अपनी लाइफ में ना देखा हो, क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं, आपको ज़्यादा पुरानी चीज़ें याद नहीं हैं, याद एज इन आपने एक्सपीरियंस ही नहीं की है। जैसे पहले क्या होता था, पहले के समय में सीडी ड्राइव जो होती है, सीडी, आजकल तो खैर सीडी का भी कोई ज़माना नहीं है। अगर आपको मूवी देखनी होती थी तो आप सीडी लेके आते थे किसी पर्सन से, शॉप से,
रेंट पे एक तरह से, और फिर घर पे आप लगाते थे सीडी और पिक्चर या कोई भी मूवी देखते थे। तो ये पर्सन आपको रेंट पे सीडी देता था और ये पता है क्या कहता था कि इसका रेंट है 10 रुपीज़ पर डे सपोज, और सिक्योरिटी है 100 रुपीज़। अच्छा, अब सिक्योरिटी का क्या मतलब होता होगा भव्य, क्या आप बता सकते हैं? कि अगर सीडी को कोई नुकसान होता तो आपको 100 रुपीज देने होंगे। राइट तो अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे जिसने सीडी ली है, अभी मैंने इस पर्सन को 110 रुपीज़ दी है सीडी लेते वक्त, और फिर अगर मैं सही सलामत सीडी वापस कर दूँगी फिर ये मुझे वो 100 रुपीज़ दे देंगे, और अगर मैं सीडी वापस करने ही ना आई या फिर मैंने सीडी को कोई डैमेज कर दिया तो ये मुझे वो 100 रुपीज़ वापस नहीं करते थे। फिर से सुनो, तो जैसे आप रेंट पे सीडी लेके आए, रेंट तो है लेट्स से 10 रुपीज़ पर डे, पर इस पर्सन ने मुझसे सिक्योरिटी भी रखवाई है 100 रुपीज़ की। अगर मैंने सही सलामत सीडी वापस कर दी तो ये 100 रुपीज़ मुझे वापस मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। अगर मैं सीडी वापस करने ही नहीं गई तो थोड़ी मिल जाएंगे 100 रुपीज़ वापस, और अगर मैंने इनकी सीडी को डैमेज कर दिया तो भी नहीं मिलेंगे 100 रुपीज़ वापस। तो ये होता है एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसे ही बचे रियल लाइफ में जब आप कोई जगह किराए पे देते हो तो आप अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो, कुछ बड़ा अमाउंट। जैसे मान लो आपने उसको जगह दी है रेंट पे 10,000 रुपये पे, 10,000 पे, और आपने उसको कहा है कि 3 महीने का रेंट हम सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे, यानी 30,000 तुम हमें सिक्योरिटी दोगे, ताकि जब तुम छोड़ के चले जाओ अगर तुमने कोई डैमेज किया हमारी प्रॉपर्टी को तो इस सिक्योरिटी में से हम काटेंगे। तो आप अपने टेनेंट से क्या लेते हो बच्चे? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, say okay if you're understanding. Okay. Yes, ma'am. So normals, अब आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड है ना, क्योंकि आपको टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है ना। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड है और आपका टेनेंट है, उसने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हमको ये वापस करना पड़ेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हम इसको रिटर्न कर देंगे जब वो छोड़ के जाएगा, और अगर उसने कोई डैमेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हम ये उसको रिफंड कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से करूँगी क्योंकि हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है। तो कैश आ रहा है, कैश में प्लस, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, पैसे मिले हैं। एसेट में कैश के अंडर प्लस। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमको ये वापस करना पड़ेगा पैसा, तो ये हमारी लाइबिलिटी है विच फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तो कभी कभार ही होते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांस ही होगा, और ये पैसा हमको वापस कर देना पड़ेगा। तो आप लाइबिलिटीज़ में कॉलम बनाओगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से और उसमें प्लस करोगे, जिसका मतलब है कि एक लाइबिलिटी बढ़ गई है आपकी, एक लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम अ टेनेंट, तो आप कैश में प्लस करेंगे और लाइबिलिटीज़ में कॉलम बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का, उसमें प्लस करेंगे। नोट कर लीजिए। नोटेड मैम। गुड विषय, गुड Done, ma'am.
गुड बच्चे, सिंपल है, इसको आप, हाँ, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड ना समझें, बिल्कुल सिंपल रखें कि आपको ये वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी है और कैश अभी आ रहा है, तो ठीक है। राइट, आगे चलते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ ग्रुप पे, सॉल्व करेंगे हम मिलके। ओके बच्चे, क्वेश्चन देख रहे हैं, मोहन वाला क्वेश्चन है। ट्वेंटी 26 नंबर मोहन वाला क्वेश्चन है। एक बार देख लो, फिर हम साथ में इसको करते हैं। मैम 25th क्वेश्चन है। नहीं बच्चे, 26, वो एक्चुअली 25th में भी मोहन नाम है, बट 26, ठीक है। चलो देखते हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2017 with a capital of 25,000 and a loan of 12,500 borrowed from श्याम। ठीक है, ओके। भव्या बच्चे, इस कैपिटल का नाम बताइए। ये जो ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट, ये जो कैपिटल दी हुई है ये ओपनिंग कैपिटल है। सभी अपने रजिस्टर में लिखो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹25,000। और हमने एक लोन भी लिया हुआ है श्याम से 12,500 का, तो ये लाइबिलिटी है। अभी देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2017-18 he had introduced additional capital and had withdrawn 7,500 for personal use। तो एक एडिशनल कैपिटल दी हुई है और ड्राइंग्स दी हुई है। On 31st March 2018 his assets were ₹75,000। अक्षत बताइए, ये कौन से एसेट्स दिए हुए हैं? On 31st March his assets were 75,000। क्लोजिंग एसेट। यस, तो सभी अपनी नोटबुक में लिख दो, क्लोजिंग एसेट्स हमें दिए हुए हैं 75,000। और वैसे वो हमसे पूछ रहे हैं कैपिटल एज ऑन 31st March 2018, यानी वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं और प्रॉफिट भी पूछ रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस, पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आएगा तो लॉस। अब हम क्या करें, इसके बारे में बात करते हैं। सोचिए, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता। ओके, नाउ उन्होंने बताया हुआ है कि हमने अपने किसी फ्रेंड से या जो भी है श्याम से लोन लिया है। श्याम से लोन लिया, बच्चे कब लिया है लोन हमने श्याम से, बताएंगे ज़रा।
स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लोन लिया, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बट एक बात बताइए, अगर हम इस लोन को रीपे ना करें तो क्या साल के एंड में भी ये लोन होगा? यस मैम। यस, सभी ये बात सुनेंगे मेरी ध्यान से। यहाँ पे जो श्याम का लोन दिया हुआ है वो नो डाउट एज पर द लैंग्वेज है कि वो हमने शुरू में लिया था, 1 अप्रैल को लिया था। बट अगर हम लोन को हमने रीपे नहीं किया तो लोन तो एंड में भी रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन, ओपनिंग लायबिलिटी ही बन जाएगी क्लोजिंग लायबिलिटी, क्योंकि और कुछ बताया नहीं हुआ। यानी कि वो लोन चल रहा होगा, एंड में भी खड़ा होगा लोन, वापस थोड़ी कर दिया हमने। इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग लायबिलिटी भी वही है और क्लोजिंग लायबिलिटी भी वही है, क्योंकि हमने रीपे तो की नहीं। ये मानना बिल्कुल ठीक रहेगा। और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी नहीं ली, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। सो अब बचे हमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, अब आप बताएं। दिस इज सिंपल। जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं आज की क्लास में, उसमें से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग एसेट्स। यस, आपने ठीक बताया बच्चे। बट मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ये लगाएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। ठीक है, हमें ओपनिंग कैपिटल पता है, हमें प्रॉफिट नहीं पता, पर क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा ज़रूर क्योंकि उन्होंने मांगा है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल पता है, ड्राइंग्स पता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को चलो इग्नोर भी कर दो, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है। तो बच्चे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी ना तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मुझे मिलेंगी नहीं, मतलब 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी? प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, पहले ये नहीं लगाऊंगी, मैं यही लगाऊंगी फॉर्मूला। आप कहोगे मैम प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने प्रॉफिट मांगा है, तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसे कैसे फिर इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से बताऊं व्हाट आई एम सेइंग। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर मैं कह रही हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, एक प्रॉफिट भी नहीं पता, एक क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता, तो ये नहीं लगाना। फिर ये बचा, ये लगाना है। चलो लगाओ और आंसर बताओ। मैम 62,500। ओके, लेट अस चेक। आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट आप निकाल के बताएं। अब सभी बच्चे प्रॉफिट निकाल के बताएंगे। अक्षत, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे हम?
अक्षत बच्चे अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम? क्लोजिंग एसेट्स माइनस करेंगे हम क्लोजिंग एसेट्स में से। ये वाला हो गया प्रॉफिट निकालने के लिए। ओपनिंग कैपिटल हाँ प्लस जी, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। राइट। पर इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी हैं बच्चे, तो वो भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में वो भी है। पिछले क्वेश्चन में हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में था ही नहीं। अमांश 32,500 आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। यस मैम। यस, दैट्स राइट। सब कुछ पता है इसमें, बस प्रॉफिट नहीं पता। एडिशनल कैपिटल थी क्वेश्चन में 12,500 और ड्राइंग्स थी 7,500। ये निकालना है। सबको दूसरी साइड रख ले जाओ और साइन चेंज हो जाएगा। ओके, हो गया विषय। धृति, यस मैम। सान्या, मैम प्रेरिका, यस मैम। अक्षत, यस मैम। गुड बचे। भव्या का भी हो गया ना? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी करने के लिए। ओके, कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब इसका क्या मतलब है? बच्चे देखो, शेयर्स क्या होता है, ये आपका एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, शेयर्स। अभी तो आप इतना समझें कि आप अपने पैसे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर्स में लगा देते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। शायद आपने सुना होगा ऐसे किसी को कहते हुए कि मैंने शेयर्स खरीदे या खरीदने हैं, या हो सकता है आपके पेरेंट्स भी परचेज करते हो किसी कंपनी के शेयर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बट आज नहीं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं एज अ बिजनेस, मतलब बिजनेस ने शेयर्स खरीदे किसी और कंपनी के, तो ये होती है एक इन्वेस्टमेंट। क्या होती है वैसे?
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किए आपने पैसे। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, कई जगहों पे रिस्क होता है, कई जगहों पे रिस्क नहीं होता है। जैसे अगर आपने बैंक में पैसे रखे, एफडी करवाई है पैसों की, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है और उसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। बट अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें बहुत रिस्क होता है, क्योंकि उन शेयर्स का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। हो सकता है आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और थोड़ी देर बाद देखा तो वो 80 रुपीज़ का हो गया है, ऐसा हो सकता है। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है, बट प्रॉपर नॉलेज के साथ लोग करते हैं और पैसे बनाते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा, शायद वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में से हैं। तो वॉरेन बफे ने इतना पैसा शेयर मार्केट से ही कमाया, शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही कमाया। तो बहुत से लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। और बच्चे, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। क्या होता है? एक एसेट। क्योंकि आप इस उम्मीद से पैसे इन्वेस्ट करते हो कि वो बढ़ेंगे, कि वो ग्रो करेंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। तो बच्चे, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे और उसमें करेंगे प्लस, कि इन्वेस्ट किया है हमने पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और कैश में से करेंगे माइनस। ठीक है, अगर बिजनेस ने शेयर्स में पैसा लगाया है तो कैश जा रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट है जो कि एक अलग से एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हम इस उम्मीद से पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ेंगे। हाँ, वो उम्मीद कई बार पूरी होती है, कई बार पूरी नहीं होती है। पर अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, और ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? पर्सनल यूज। यस, मतलब जो ओनर है उसने शेयर्स में पैसा लगाया है, बिजनेस ने नहीं लगाया। तो फिर वो हमें क्यों बता रहे हैं अगर उसने घर पे जाके पैसा लगाया है शेयर्स में? वो हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगेन हम ये मानेंगे कि उसने यहाँ से पैसे निकाले हैं। कहाँ से? बिजनेस से पैसे निकाले, और उन पैसों से घर पे जाके उसने शेयर्स खरीदे हैं। तो ये ड्राइंग्स हैं बच्चे। क्या है? ड्राइंग। अब क्या ये शेयर्स बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के रूप में आएंगी? नो मैम। क्योंकि ये बिजनेस ने तो खरीदे ही नहीं, ये तो ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स का जो ट्रीटमेंट होता है वही करना है। ड्राइंग्स है, ठीक है, राइट। ओके, एक और लिखेंगे। Owner sold his personal car and invested the money received in the business bank account। मतलब ओनर ने अपनी पर्सनल कार बेच दी और जो भी पैसे मिले वो उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए। बच्चे, क्या ये कैपिटल है? नो मैम, एसेट। ओके,
ये बच्चे कैपिटल है, बिकॉज ओनर ने अपना कोई सामान बेच दिया घर पे और जो भी पैसे आए उसने बिजनेस में वो ले आया, तो यस ये भी कैपिटल है। क्या उसने बिजनेस की कार बेची है? नो मैम। अब उसने अपनी खुद की कार बेची है, तो ये कैपिटल है। उसने अपना कुछ सामान बेचा, जो भी उसको पैसे मिले वो बिजनेस में ले आया, और बिजनेस के कहाँ उसने डाल दिए हैं? बैंक अकाउंट में। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे एसेट में हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन किसके पर्सपेक्टिव से बनाते हैं बच्चे? बिजनेस के। तो एसेट्स में एक कॉलम होता है बैंक के नाम से, उसमें प्लस हो जाएगा कि पैसा बढ़ रहा है मेरे बैंक में, मैं कौन हूँ? बिजनेस हूँ। और ये कैपिटल है, नो डाउट ये कैपिटल है, क्योंकि ओनर ये पैसा अपने घर से लेके आया है। तो बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे बिजनेस के बैंक में, और ये कैपिटल है, तो कैपिटल में भी पैसे ऐड हो जाएंगे। Owner sold his personal car and invested the money received in the business bank account. तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे और ये कैपिटल है, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। राइट बच्चे, सो आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और मैं होमवर्क सेंड करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस वो इक्वेशन वाले और कुछ फॉर्मेट बना के जो करते हैं वो वाले आपको करने हैं अच्छे से। कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट? भव्य, धृति, सान्या, प्रेरिका, अक्षत? बट रिवाइज करेंगे, ठीक है? बट रिवाइज करेंगे अच्छे से।